Hello, my dear students, and welcome to biology class. Today, again, we are going to start modern theory of origin of life. And in previous lecture, we had already studied about the operine concept, chemical origin of operine concept. ठीक है? Today, we are going to talk about बायोलॉजिकल ओरिजिन. ठीक है, इसके पहले आपने केमिकल ओरिजिन के बारे में पढ़ा था. आज कुछ बायोलॉजिकल ओरिजिन के बारे में हम बात करेंगे. बायोलॉजिकल ओरिजिन, या आपने वो केमिकल इवोल्यूशन देखा था या केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ओरिजिन देखी थी. तो आज देखते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन ना, ये इसको भी मान लेते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन. ठीक है, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि न्यूक्लियो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो गया था, न्यूक्लिक एसिड फॉर्म हुआ, फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ. तो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म न्यूक्लियो प्रोटीन. ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन फॉर्म हो गए थे. और इस तरह से न्यूक्लियो प्रोटीन के फॉर्म होने के बाद आगे जो प्रोसेस हुई, जैसे कुछ वाटर बॉडीज भी स्टोर होने लग गए थे. तो जो वाटर बॉडीज जो रहते थे, वाटर मॉलिक्यूल जो रहते थे, ठीक है, तो इसमें जो लार्ज मॉलिक्यूल रहते थे, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर एग्रीगेट, ये क्या हो जाते थे, एग्रीगेट्स हो जाते थे. एंड एग्रीगेट टू फॉर्म, जैसे वाटर बॉडीज लार्ज, इस तरह के वाटर बॉडीज रहते थे, तो एग्रीगेट होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेते थे. और इन लार्ज मॉलिक्यूल मतलब ये प्रोटीन कंटेनिंग मॉलिक्यूल रहते थे. कोलाइडल एक सिस्टम तैयार हो जाता था. ठीक है, ये क्या सा प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, वाटर के साथ मिलकर कोलाइडल सिस्टम तैयार कर लेते थे. और इस डेंस कोलाइडल सिस्टम को नाम दिया गया दिस dense colloidal system of proteins molecule are known as Quasar-Waite. Quasar-Waite, इनको क्या नाम दिया गया, Quasar-Waite नाम दिया गया है ना. स्पेलिंग देखो एक बार ठीक से, CO Quasar-Waite नाम दिया गया. ठीक है, इसके बाद ये Quasar-Waite जो थे ये स्प्लिट हो गए, जिसको सिडनी फॉक्स ने मतलब सिडनी फॉक्स नाम दिया के बाद में OAI ओपेरिन ने, है ना, इनको माइक्रोस्फीयर भी कहा जाता है. ये स्प्लिट हो गए छोटे छोटे पार्ट्स में, इनको माइक्रोस्फीयर नाम दिया गया. अब ये जो माइक्रोस्फीयर जो बने थे, ये इसमें धीरे धीरे क्या कर रहे थे, अपने चारों तरफ कुछ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे थे. लाइपोप्रोटीन के बने हुए कुछ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे थे, रिप्लिकेट हो रहे थे. और इस तरह से एक रिप्लिकेट होके मतलब अब ये भी रिप्लिकेट हो गए तो क्या होंगे, नए नए सेल्स फॉर्म होंगे, इस तरह से नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म होने लगते हैं. अब इनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो धीरे धीरे फिर मोनेरान ग्रुप शुरू हुआ. मोनेरा ग्रुप शुरू हुआ. मोनेरा मतलब जिसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, मोनेरा मतलब सिंगल सेलर या यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन हुई. मोनेरॉन्स के बाद फिर प्रोटिस्टा ग्रुप शुरू हुआ. प्रोटिस्टियंस मतलब हमारे जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो एनिमल्स आए. ठीक है, तो मोनेरा में आपको मालूम है, मोनेरा मतलब मोनोस का मतलब होता है सिंगल. तो सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म तैयार हुए मोनेरा ग्रुप में, बैक्टीरिया लाइक, है ना. और फिर प्रोटिस्टियन में कुछ प्रोटोजोन्स तैयार हुए. मोनेरॉन्स में क्या तैयार हुए, बैक्टीरिया तैयार हुए, बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर, है ना. और फिर इसके प्रोटिस्टियन में प्रोटोजोन्स फॉर्म हुए. प्रोटोजोन्स में आप जानते हैं अमीबा, पैरामीशियम है ना, यूग्लिना, ये सब फॉर्म हुए. ठीक, और धीरे धीरे फिर ये डेवलप होके आगे फिर पोरीपेरेंस और इस तरह से पहले नॉन कॉर्डेट्स, फिर कॉर्डेट्स की ओरिजिन हुई. इसी तरह प्लांट भी धीरे धीरे जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म प्लांट, इस तरह से सबकी ओरिजिन चल रही थी. अब क्योंकि ये पूरा हमारा एनवायरनमेंट जो था उस समय का, वो इस तरह से जो ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल थे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस थे, वो सब जो थे यूज हो रहे थे. और ये इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स कंबाइन होकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहे थे, ये सब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तैयार हुए. और इस तरह से ऑर्गेनिज्म को ओरिजिन हुई. अब इनको फूड की रिक्वायरमेंट हुई. तो फूड की रिक्वायरमेंट हुई तो ये कुछ बैक्टीरिया जो थे ये फोटो मतलब कुछ बिना क्लोरोप्लास्ट के, या यूँ कहें कि उस समय क्लोरोप्लास्ट पहले नहीं बना था. तो बैक्टीरिया जो थे सल्फर बैक्टीरिया वगैरह, ये अपना न्यूट्रिशन शुरू कर दिया था इन्होंने. तो इस तरह से न्यूट्रिशन होता था 6CO2 + 12H2S. ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे थे. और सनलाइट तो थी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो था. ये क्या बना रहे थे, C6H12
O6 फूड तो फॉर्म कर रहे थे, ठीक है, 12S फॉर्म कर रहे थे और H2O का भी फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। तो ये फूड तो फॉर्म हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं था, एरोबिक रेस्पिरेशन कंडीशन तैयार नहीं हो रही थी, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी। बाद में जब क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हुआ तो कुछ इस तरह से रिएक्शन हुई। किस तरह से रिएक्शन हुई देखिए जरा आप, इस तरह से रिएक्शन हुई 6CO2 प्लस 12H2 इज इक्वल टू, यहाँ पे सनलाइट, यूवी रेज और क्लोरोफिल, उन्होंने क्या बनाया C6H12O6 प्लस 6H2 और प्लस 6O2। जब ये 6O2 ऑक्सीजन रिलीज हुई कब, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कब हुई, जब क्लोरोप्लास्ट तैयार हुआ प्लांट में, है ना, एंजियोस्पर्म प्लांट तैयार हुए, डेवलप प्लांट तैयार हुए, उनमें क्लोरोप्लास्ट, फिर क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट्स, है ना, तब ये क्लोरोफिल पिगमेंट से प्लांट में प्रॉपर्टीज आई कि वो सन के रेडिएशन को ट्रैप करने लगे और ये इस तरह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने लगे और ऑक्सीजन क्या होने लगी, ऑक्सीजन इवॉल्व होने लगी। जब ऑक्सीजन इवॉल्व हुई तो क्या हुई, एरोबिक कंडीशन क्रिएट हुई और एरोबिक कंडीशन जब बने तो ऑर्गेनिज्म जो थे वो सर्वाइव करने के लिए कैपेबल हुए और इस तरह से सबसे पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से फिर यूकैरियोटिक। प्रो मतलब फर्स्ट होता है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ जिसमें वेल डेवलप्ड सेल मेम्ब्रेन नहीं थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, है ना, क्रोमैटिन मटेरियल थे, लेकिन वो नेकेड फॉर्म में थे और प्रिमिटिव टाइप की सेल्स तैयार हुई थी जिनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और फिर इसके बाद यूकैरियोटिक वेल डेवलप्ड सेल तैयार हुई। यूकैरियोटिक में आपको मालूम है वेल डेवलप्ड में सभी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, वेल डेवलप्ड सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये सब इस तरह से प्रोकैरियोटिक और फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन हुई और इस तरह से हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे पूरे यूनिवर्स में ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन हुई। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें कि सिंपल मतलब कहना चाहिए बिल्कुल इजियर या सिंपलर स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की ओरिजिन होती है या फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप देखें, चाहे ह्यूमन बीइंग का देखें, जैसे हम सेल से पूरा ऑर्गन सिस्टम तक या बॉडी तक पढ़ते हैं, या किसी भी आप मैकेनिकल चीज़ों को देख लें, कोई इंस्ट्रूमेंट देख लें, है ना, सभी में यही होता है, ठीक है। तो आप कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन देखें, है ना, अब एक हम अपनी गाड़ी की बात करें या किसी मोबाइल की बात करें या अपने स्कूटर की या कार की बात करें, सभी में आप देखेंगे पूरा जो इसका स्ट्रक्चर तैयार हुआ है एक सिंपल एक पार्ट से तैयार हुआ है। तो वैसे हमारे पूरे लिविंग वर्ल्ड का या लाइफ की ओरिजिन सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हुई। सबसे पहले हमारे बिल्कुल शॉर्ट एंड फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। पूरे एनवायरनमेंट में सभी तरह के एलिमेंट्स थे, इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स थे वो सब थे। इनऑर्गेनिक जो जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सब चीज़ें थी हमारे एनवायरनमेंट में। पहले टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 20 बिलियन ईयर अगो हमारे अर्थ की ओरिजिन बताई जाती है, और 4.5 मिलियन पहले ईयर एगो जो लाइट की ओरिजिन बताई जाती है। और इस तरह से सिंपल जो एलिमेंट थे वो जब टेम्परेचर कम हुआ कुछ रिएक्शंस हुई और उन रिएक्शंस के बाद इन्होंने कंबाइन होना शुरू किया और सिंपल मॉलिक्यूल बने। पहले सिंपल मॉलिक्यूल, पहले तो हमारा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर तैयार हुआ। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर तैयार होने के बाद सिंपल मॉलिक्यूल बने। सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब बने तो उसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, है ना, प्रोटीन एमिनो एसिड से बने, और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनने के बाद न्यूक्लियो प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ। न्यूक्लियो प्रोटीन बनने के बाद फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हमने देखा, कोएजरवेट्स, फिर माइक्रोस्फीयर, और फिर इस तरह से उनमें न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हुई और इस तरह से डिवीज़न चूँकि शुरू हो चुका था, रिप्लिकेशन शुरू हो गया था, है ना, मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होना शुरू हो गया था और इस तरह से लाइफ की ओरिजिन हुई, है ना। तो ये पूरा जो आप थ्योरीज देखे हैं उस थ्योरी की बेसिस पे आप ये बोल सकते हैं कि पहले एग आया था या मुर्गी आई थी, है ना। एग एक्चुअल में क्या है, प्रोटीन। एग क्या है, एग की जब हम बात करते हैं बोलने का एक तरीका रहता है, तो एक्चुअल में क्या एग क्या है, प्रोटीन। एग क्या होती है, प्रोटीन होती है। और जब हम हैन की बात करते हैं, मुर्गी की बात करते हैं, तो ये क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हैन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है
तो आप खुद सोचिए कि पहले ऑर्गेनिज्म आया होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया और प्रोटीन एक सिर्फ कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड है ना। तो पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, फिर उससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन हुई। भाई ऑर्गेनिज्म पहले आता है, ये पहले प्रोटीन बनता है, ये आप खुद सोचिए, है ना, सोचने वाली बात है। तो पहले प्रोटीन जैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल तैयार हुए और फिर ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मिलके एक पूरी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर और फिर ऐसे बहुत सारे बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म तैयार हुए। तो हम कह सकते हैं हमारी थ्योरी के बेसिस पे हमने जो पढ़ी है AI ओपेरिन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कि पहले अंडा आया होगा, मुर्गी बात पे। ठीक है, आगे समझा आपको, ये बोल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक मिलर यूरे ने एक्सपेरिमेंट किया था। मिलर यूरे ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था देखते हैं हम, ठीक है, शॉर्ट में। तो मिलर यूरे साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1953 में 51-53 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने क्या किया था, कुछ इस तरह का एपरेटस था इनका, एक लार्ज फ्लास्क लिया था इधर, एक स्मॉल फ्लास्क लिया था। लार्ज फ्लास्क में इन्होंने क्या क्या लिया था, यहाँ पे बहुत सारे कुछ सिंपल मॉलिक्यूल लिए थे, जैसे वाटर, मीथेन, है ना, ये सब लिया था इन्होंने। तो मिलर यूरे ने 1953 कर लीजिएगा, 1953 में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जिसे मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और इस मिलर यूरे के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया था, मिलर यूरे ने कि 2 फ्लास्क लिए थे, एक लार्ज फ्लास्क, ठीक, इसमें इन्होंने बॉइलिंग वाटर रखा, यहाँ पे क्या रखा इन्होंने, बॉइलिंग वाटर रखा, और एक इन्होंने यहाँ पे एक फ्लास्क लिया था और इस फ्लास्क में 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे इन्होंने, और यहाँ पे क्या क्या लिया था, मीथेन, CH4, अमोनिया, वाटर, ये सब लिया, ठीक है। और यहाँ पे जो वेपर, जो मतलब जो बॉइलिंग वाटर लिया था, इससे ये वेपर यहाँ पे आती है इस क्लास में, सेकंड क्लास में, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो यहाँ पे उन्होंने क्या, वो कंडीशन क्रिएट की जो उसमें ये प्रिवेंटिव एटमॉस्फेयर में था, ठीक है। तो प्रिवेंटिव एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन थी वो यहाँ पर इन्होंने दिया इस क्लास में, सेकंड क्लास में, और इस सिंपल कंपाउंड के आपस में रिएक्शन थी, और रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर इस यहाँ पे यू वाले पार्ट में यहाँ पे एमिनो एसिड जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे बॉइलिंग वाटर रखा उन्होंने, यहाँ पे मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन जैसे कंपाउंड्स रखे, मॉलिक्यूल्स रखे, और यहाँ पर यू वाले क्लास में क्या बना, एमिनो एसिड तैयार हो गया, ठीक है। तो क्या वो बताना चाहते थे मिलर ये बताना चाहते थे कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, एमिनो एसिड क्या है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, और मीथेन, अमोनिया, वाटर क्या है, ये सिंपल मॉलिक्यूल है। तो सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, ये वो बताना चाहते थे, और ये उन्होंने बताया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, और ये प्रूव किया कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस बाय द रिएक्शंस ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ या एसोसिएशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। ये बताया था, ये थी पूरी ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी, और इसको AI ओपेरिन या ओपेरिन कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट भी एक बनता है, हमने लुई पास्चर एक्सपेरिमेंट देखा था, एक हमने फ्रांसिस्को रेडी एक्सपेरिमेंट देखा था, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहे थे, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यहाँ पे एक वायरस की भी बात चली थी कि वायरस इज अ कनेक्टिंग इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। वायरस एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस को कनेक्टिंग लिंक कहा गया था लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, क्यों कहा गया था, है ना। तो एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पहला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ठीक है, क्या वायरस एक्ट एज connecting link between living and नॉन लिविंग, क्यों, ठीक है। ये हम देखते हैं कि वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग बीच की कनेक्टिंग लिंक क्यों, ठीक है, ठीक है। तो वायरस एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, अभी क्यों कहा जाता है, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने 11th में भी पढ़ा होगा थोड़ा सा इसके बारे में, है ना। तो वायरस एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग,
तो क्यों कहते हैं सर? बिकॉज वायरस कंटेन बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, अब लिविंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो आप देखेंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं हम लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, और इधर हम कर लेते हैं नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है भाई? ठीक है, तो ये तो ग्रोथ करते हैं, ग्रोथ होता है इसमें, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है इसमें? न्यूक्लिक एसिड होते हैं, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन, रिप्लिकेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, रिप्लिकेशन भी होता है, रिप्लिकेशन फर्स्ट टेक्स प्लेस इन वायरस। ठीक, मतलब ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और डिसीज कॉज करते हैं ये, मतलब इनके कारण डिसीज भी होती है वायरस के कारण। आपको मालूम होगा है ना, एड्स जो है अभी अपना जो कोरोना जो फैला हुआ है, कोरोना वायरस के कारण ही है ना। तो आपको मालूम है किस तरह से डिसीज फैला कॉजिंग एजेंट है ना। तो ये हो गया। इसके बाद नॉन लिविंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें क्या क्या है? एक तो ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म। ठीक है, इनका प्रेसिपिटेशन हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं ये। ठीक है, दे डू नॉट ग्रो इन सेल फ्री मीडियम, या यूँ कहें कि होस्ट की बॉडी के अंदर ये सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, अब होस्ट बॉडी के बाहर ये ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, तो इनके लिए, इनकी ग्रोथ के लिए होस्ट बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। नो साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है इसमें। साइटोप्लाज्म क्या होता है इसमें? साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, एब्सेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये होस्ट की, विदाउट होस्ट बॉडी ये ग्रोथ नहीं कर पाते या मल्टीप्लाई नहीं करते। तो ये कुछ लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वायरस कंटेन बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। दैट इज द रीजन व्हाई वायरस इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, इसलिए वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के कनेक्टिविटी कहा जाता है। आगे समझ लें, तो ये था यहाँ पे हमने ओपेरिन कॉन्सेप्ट देखा, कुछ ओल्ड हाइपोथेसिस देखे, ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड। वायरस को कनेक्टिविटी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये हमने देखा। ठीक है, इसके बाद कुछ और थ्योरीज वगैरह हम देखेंगे, है ना। इवोल्यूशन देखेंगे, ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन देखेंगे, थोड़ा बहुत हॉर्स के बारे में भी देख लेंगे, हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, फिर भी देखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ तक रिवाइज करिए आप। थैंक यू।